ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर एचडीपी गायनेकोलॉजी में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एआई गन के बारे में, और इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना वेरी, क्योंकि इसके बारे में या तो शॉर्ट नोट आता है और या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स ज़रूर कोई ना कोई इसमें से पूछ लिया जाता है। एआई गन कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके बगैर एआई नहीं हो नहीं सकती। इसका निर्माण वीरे के स्ट्रा के अनुसार ही होता है, लेकिन आजकल यूनिवर्सल गन भी उपलब्ध है जो मिनी स्ट्रा व मीडियम स्ट्रा दोनों एवं फ्रेंच स्ट्रा व जर्मन स्ट्रा में काम आ सकती है। किसी में भी आप इसको काम में ले सकते हो। यूनिवर्सल गन भी आजकल उपलब्ध है। तो इसकी संरचना के बारे में हम जो है इसका अब डिस्कस करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान के कार्य में उपयोग में ली जाने वाली गन के 3 भाग जो है वो होते हैं। ये लगभग तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी दोबारा इसको अच्छी तरह से। पहला बैरल, जो इसका बाहर वाला भाग है, खोखला, ये बैरल है। उसके अंदर जो पतली तारनुमा है वो प्लंजर है। और तीसरा है इसकी ओ रिंग। ओ रिंग क्या काम आती है? जो समय हम शीत चढ़ाते हैं तो ओ रिंग को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो उसमें जगह बन जाती है। तो जो प्लास्टिक वाली हमारे पास जो शीत है उसको जब हम चढ़ाते हैं तो वो उसके अंदर चली जाती है, फिर इसको नीचे दबाते हैं जब वो टाइट हो जाती है। इसको सिर्फ इसका काम इतना है कि ये शीत को उतरने नहीं देगी जब तक हम नहीं चाहेंगे। अदरवाइज ये नहीं लगी हो, जैसे ही हम प्लंजर को दबाएंगे तो ये शीत जो आगे मूव कर जाएगी और गन के साथ ही आगे खिसक जाएगी। और अगर शीत आगे खिसक गई ये तो उस पर प्रेशर उस पर जाएगा नहीं और एआई होगी नहीं। यहाँ अगर दब गई तो वो सीमन जो है वापस उस शीत में वापस आ जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं। बैरल व प्लंजर ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील धातु के बने होते हैं। बैरल व प्लंजर में इच्छित लचीलापन, डिजायरेबल फ्लेक्सिबिलिटी होना आवश्यक है। बैरल व प्लंजर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि थोड़ा सा अगर दबाव पड़ भी जाए तो ये उठ जाए, या अगर कहीं दाब इधर प्लंजर में पड़े तो वो हल्का सा घूम जाए। ऐसा नहीं हो कि वो टूट ही जाए, लचीलापन होता है इसलिए। बैरल के पीछे हिस्से पर शीत की अच्छी पकड़ के लिए उभार होता है। बैरल के पिछले हिस्से पर शीत की अच्छी पकड़ के लिए उभार होता है, जिस पर शीत का कटा हुआ सिरा, शीत जो होती है उसका एक साइड जो हल्की सी कटी हुई होती है, वो इसलिए होती है कि जब वो उस उभार वाली उस पर हम चढ़ाएंगे उस पर, तो वो उसके ऊपर आसानी से जो है वो चढ़ जाए, क्योंकि मुंह उसका चौड़ा हो सकता है, क्योंकि आगे उभार है, इसलिए वो उसके ऊपर आराम से चढ़ जाती है और वो ओ रिंग के नीचे आ जाती है, और ओ रिंग को पीछे नीचे दबाते हैं जब फिक्स हो जाती है। कटा हुआ भाग अच्छी तरह ऊपर चढ़ जाता है तथा ओ रिंग से अच्छी प्रकार से शीत जकड़ कर पकड़ में आ जाती है, पकड़ में रखी जा सकती है। सामान्यतया बैरल की लंबाई, अब अंडरलाइन कर लेना, 437 मिलीमीटर, और इसमें प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर हो सकती है। प्लस माइनस इसमें 437 में +5 भी कर सकते हैं और इसमें माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि 432 भी हो सकती है और 442 भी हो सकती है मिलीमीटर। वह प्लंजर की लंबाई 450 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। यानी कि हमने देखा प्लंजर बड़ा है और बैरल छोटा है। ओ रिंग उच्च घनत्व के पॉलीथीन या टेफलॉन की बनी होती है। अंडरलाइन
जो बैरल पर शीत के कटे हुए सिरे को फिक्स रखती है ताकि कृत्रिम गर्भाधान के समय अथवा एआई गन को योनि में डालते वक्त शीत आगे पीछे नहीं खिसक सके, अन्यथा वीर्य बैरल व शीत के बीच में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। गन के पिस्टन को कभी मुड़ने नहीं दें। गन हमेशा साफ रखनी चाहिए तथा इसे प्लास्टिक कंटेनर में रखें। प्लास्टिक कंटेनर में रखें। अब ये एक बार इसकी तरफ हम ये डायग्राम की तरफ हम ध्यान दे लेते हैं। इसमें पूर्ण रूप से इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में बता रखा है। शीत कौन सी है, बैरल देखिए, बैरल के ऊपर शीत है, और इसके बाद में सीमन स्ट्रा जो है कहाँ इसमें किधर से एंटर करना है। फिर ये लॉक जो है रिंग देखिए लॉक कैसे करती है। स्प्लिट एंड ऑफ शीत, कटा हुआ भाग, स्प्लिट, जहाँ से शीत दो भागों में बंटती है। स्प्लिट, कटा हुआ भाग, यानी कि दो भागों में स्प्लिट। आपने पूछा, आम भाषा में कहते हैं ना आप कि भाई एसी कौन सा लगा रखा है, विंडो है या स्प्लिट है। तो स्प्लिट का मतलब हो गया जिसके दो यूनिटें हों, तो वो एक यूनिट ऊपर लगती है, उसमें एक अंदर लगती है, तो वो स्प्लिट एसी हो गया। ये दो भागों में, तो ये स्प्लिट एंड ऑफ शीट जिसमें कटा हुआ है वो इस पे ऊपर चढ़ा, और लुके ये देखिए लॉकिंग रिंग है इसके ऊपर चढ़ गई, और ये प्लंजर बाहर नज़र आ रहा है। इसके बाद में जब एआई करते हैं तो प्लंजर फोर्सेज कॉटन प्लग थ्रो स्ट्रा टू इंजेक्ट सीमन। ये बड़ा सुंदर डायग्राम के जरिए में बता रखा है। ये 302 पे जो है वो दिया गया है सारा, और इधर जो है 303 पे ओ रिंग को दिखाया गया है कि ये किस तरह की होती है। उसके बाद में स्टॉप फॉर द स्ट्रा, बैरल के अंदर ही एक जगह बनी होती है जो जहाँ से उसका ल्यूमन कम हो जाता है। ऊपर ल्यूमन ज़्यादा है इसका, यानी कि बोर जब स्ट्रा को डालते हैं तो नीचे जब कम हो जाता है तो वहीं अड़ जाता है, नीचे नहीं जाएगा वो। तो ये एक जगह है, ये एक सुंदर दिखा रखा है इन्होंने। और इसके बाद में प्लंजर, और फिर है पिस्टन। एआई शीत के बारे में पूरी जानकारी। एआई शीत कृत्रिम गर्भाधान के समय एआई गन पर चढ़ा हुआ आवरण होता है जो उचित ग्रेड के पीवीसी पदार्थ का बना होता है। पीवीसी, ये पाइपें आती हैं ना, पीवीसी पाइप वगैरह, प्लास्टिक वाली, ये पदार्थ का बना होता है। शीत समान रूप से चिकना, बिल्कुल सीधा, गन की पूर्ण लंबाई तक पारदर्शी होता है। इसकी सतह खुरदरी नहीं होनी चाहिए। शीत की टिप नुकीली, खुरदरी या चुभने जैसी ना हो तथा इस पर बना छेद बीच में, शीत की टिप नुकीली, खुरदरी या चुभने जैसी ना हो तथा इस पर बना छेद बीच में ना हो, बीच में ना हो। ये तो बीच में ही होना चाहिए भाई। टेपर एंड बीच में, ये बीच में ही होना चाहिए। शीत के दो सिरे होते हैं, एक सिरा तो बैरल के उभार पर चढ़ता है तथा एक लंबा चीरा लगा होता है, इसे कट एंड कहते हैं। इसी सिरे को ओ रिंग जकड़ कर रखती है। दूसरे सिरे को टेपर सिरा कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है, ये बीच में देखिए, बीच में होता है ये छिद्र। यही सिरा गन के साथ मादा की गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में प्रवेश करता आता है। इसे गर्भाधान सिरा या इंसेमिनेटिंग एंड भी कहते हैं। ये गर्भाधान सिरा, नीचे टेपर सिरा बता रखा है डायग्राम में, अच्छा डायग्राम है। शीत की लंबाई लगभग 443 mm होती है तथा इसका बाह्य व्यास 4.20 मिलीमीटर होता है। शीत का आंतरिक व्यास सही, समरूप व चिकना होना चाहिए।
ताकि यह एआई गन पर आसानी से चढ़ाया जा सके। ये एक्चुअल में तो सारा प्रैक्टिकल है, इसको आपको प्रैक्टिकल करके और ये चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में मैंने आपको सारी लगभग बता रखा है लैब में, फिर भी इसको एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। गन के अनुसार ये शीत भी कई लंबाई व व्यास के होते हैं। शीत को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा पॉलीथीन पैक में रखना चाहिए। वैसे शीत आजकल जो है वो कवर्ड ही आती है, इसके ऊपर जो है वो कवर चढ़ा हुआ होता है, तो उसको तभी काटते हैं जब इसको काम में लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एआई गन है इसका बैरल अलग कर लेते हैं, अगर होने वाला हो तो। एक ऐसी भी आती है जिसमें से जो है वो पिस्टन नहीं निकलता, वहीं रहता है। आजकल ऐसी गन आ गई जिसका पिस्टन नहीं निकलता। पहले जो हमारे पास गन होती थी वो हम तो पिस्टन उसका बाहर निकाल लेते थे। तो दोनों को, पिस्टन को और बैरल को, दोनों को प्लास्टिक जो है वो केमिकल स्टलाइज़र प्लास्टिक का बना आता है, ये आपको दिखाएंगे, लैब में पड़ा है। उसके अंदर जो है दोनों को अलग करके दोनों को अलग रख देते थे, वो स्टलाइज हो जाती थी। तो आजकल ऐसी गन आती है तो उस गन को भी आप, लॉक वाली गन आने लगी है, उसमें से प्लंजर नहीं निकलता बाहर, तो आप उस गन को एज इट इज़ भी उसके अंदर आप जो है वो रख सकते हैं। ध्यान ये रहे कि एआई करने के बाद में, क्योंकि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट अफसर रहा, तो जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, बहुत सारी जगह पे ऐसा मिला कि एआई गन जो है मैंने देखी तो वो झोले में रखी हुई है एलएसए ने, और चलो झोले में रखी है तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। मैंने देखा एआई भाई करके आया हुआ है और शीत भी उसी के ऊपर चढ़ी हुई है, और उस गन के बैरल के अंदर ही सीमन स्ट्रा भी पड़ा हुआ है खाली, और ला के भाई ने उसी समय वैसे पड़ी हुई है। ऐसी भी अवस्थाएं देखने को मिली है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी जैसे ही आप एआई कर ले, करने के बाद में आप जो है शीत को उतार के देखेंगे 100% कि कहीं सीमन इसी में तो नहीं आ गया, तभी तो पता चलेगा ना कि बैरल और शीत के बीच में तो नहीं आ गया कहीं। फिर आप जो है उस स्ट्रा को निकालेंगे बैरल में से, गन के बैरल में से, और उसको बाहर फेंकेंगे। ये हर हालत में आपने करना है। और इस तरह की कंडीशनें कहाँ जहाँ पाई जाती हैं, को एआई तो क्या स्टलाइज, वो गन तो क्या स्टलाइज करेगा वो, जब उसको इतना ही नहीं पता कि इसमें से सीमन स्ट्रा को निकाल के फेंकना था। तो ये गलतियाँ आमतौर से करते हैं, और फिर ये इन्फेक्शन वाले औजार काम में लेते हैं, जिससे हमारी एआई पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, ये पनिशेबल है। अगर कोई किसी ऑफिसर ने आपको चेक कर लिया और ऐसा पाया गया तो आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने ये महत्वपूर्ण जो है जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी ये गन और ये शीत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और अब जो है तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर्स का ये इन्होंने विवरण दिया है। प्यूबरिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ईस्टर साइकिल ऑफ डोमेस्टिक, तो ये तो एक लिस्ट जो है दे रखी है इन्होंने, ये हमने पहले पढ़ रखी है ये सारी की सारी। टाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवा इन द ओविडक्ट एंड जोना हैचिंग इन डिफरेंट एनिमल्स, जेस्टेशन पीरियड्स हमने पढ़ लिए सब में लगभग, जिसमें नहीं होंगे वो देख लेंगे। स्टेजेज ऑफ जेस्टेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेज ऑफ पार्चुरेशन, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ डोमेस्टिक, ये तो सब लगभग मेरे ख्याल से हमने कर लिए हैं। कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन ये भी कर लिया। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इन डिफरेंट स्पीसीज, ये भी हो गया। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कितने घंटे बाद होता है, कितने डे बाद होता है, सॉरी। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टेड डोमेस्टिक एनिमल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल, ये भी कुछ जानने योग्य बातें तो हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसको कल जो इनका जो इम्पोर्टेंट होगी इसका डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर
एक जो है वो बचता है। मैं चाहता हूँ कि इसको पहले कर लेंगे लास्ट वाले को, और फिर इसमें से जो समय बचेगा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।